जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चे, हमारी जो परिचर्चा आपसे चल रही थी दृष्टि आईएएस की 2025 प्रीलिम्स को टारगेट करके जो टेस्ट सीरीज है, उसमें आज हम आपसे जो परिचर्चा करेंगे वो हम आपसे बात करेंगे सीसैट का टेस्ट नंबर आपसे 1। जी हाँ, आपने सही सुना, सीसैट का टेस्ट नंबर 1 हम आपसे चर्चा करेंगे बच्चे। ये पार्ट 1 होगा। क्या होगा? ये पार्ट 1 होगा, क्योंकि आपको बता दूं हम इस टेस्ट सीरीज में आपसे 30 टेस्ट चर्चा के बिंदु बनाएंगे, जिसमें 20 जो टेस्ट होंगे बच्चे वो आपके जीएस पेपर नंबर 1 से संबंधित होंगे, और जबकि जो 10 टेस्ट आपसे पूछे जाएंगे वो सीसैट ओरिएंट होंगे, मतलब कि सीसैट को टारगेट करके आपसे डिस्कस किए जाएंगे। अब तक प्यारे बच्चे हमने आपसे 3 टेस्ट जीएस के कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ठीक है, ये हमने अब तक आपसे चर्चा के बिंदु बना लिए हैं। अगर आप भी हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो तहे दिल से आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा, जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपको एजुकेशन बायर सारी चीज़ें फ्री में निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन, आपका सपोर्ट, आपका लाइक से वीडियो ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचती है, और वहां से और भी ज़्यादा जो बिगिनर एस्पिरेंट्स है जो 2025-26 में प्रीलिम्स देना वाले हैं यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, उनके लिए बड़ा ही उपयोगी। ये बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, आरओ और इन सब के अलावा अन्य स्टेट पीसीएस और यूपीएससी को टारगेट करके क्लासेस आपसे हो रही हैं। मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूँगा। आप अगर इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप मुझको टेलीग्राम पर क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी, ठीक है। यही आपको डीपी मिलेगी, और फेसबुक पर सागर चिकारे के नाम से है, यही डीपी मिलेगी, ठीक है। और इन सब के अलावा इंस्टा पर आपको एजुकेशन बायर सिविल सर्विस, और टेलीग्राम पर भी एजुकेशन बायर सिविल सर्विस, सेम यही आपको डीपी वहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। बच्चे, कुछ 2 दिन से यहाँ पर क्या हो रहा था, मेरे यहाँ पर थोड़ा सा जो नेट था वो इशू हो रहा था, और नेट इशू इतना हो रहा था प्यारे बच्चे कि यहाँ पर सर्वर जो था वो यहाँ पे आप देखोगे डाउन था, और जो सर्वर डाउन था तो इसके चलते हम क्या कर पा रहे थे, क्लास आपकी नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे थे, मतलब कि इंटरनेट की वजह से हम क्लास आपको नहीं दे पा रहे थे। इस क्लासेस के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि इस क्लास में आपसे 2-3 चीज़ विषयों पर मेरी चर्चा रहेगी। मैं इस पार्ट 1 में आपसे जो सीसैट टेस्ट नंबर 1 है, इसमें मैं कोशिश करूंगा कि 40 क्वेश्चन एक पार्ट में आपके कवर हो जाएं। ये क्लास 2 से आप देखोगे 2.5 आवर की हो सकती है, मतलब कि 2 से 2.5 घंटे के आसपास की ये क्लास हो सकती है। तो आप धैर्य बना करके रखें और क्लास को एंजॉय करें। समय न गवाते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या है। चलिए, जो बिगिनर एस्पिरेंट्स हैं, आज तक उन्होंने यूपीएससी का कोई भी अटैम्प्ट नहीं दिया या किसी भी पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस का, तो यहाँ पर जैसे ये अभी यहाँ पर आपको एक ग्राफ मिला था, 1 सेकेंड रुकिएगा, ये यहाँ पर आपको अनुक्रमांक अपना भरना होता है। इन सब के अलावा यहाँ पर दंड भी दिया जाता है। जी, आपने सही सुना। देखिए, सीसैट की परीक्षा में आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें आपको कितना लाना होता है, 33.3%, मतलब कि 1/3 आपके क्या है दंड काटा जाता है, और इसमें आपको 66% लाना है। कितना है? समथिंग 66% के आसपास लाना है। टोटली मिला करके आपको 27 क्वेश्चन क्या होते हैं बच्चे, करेक्ट करने हैं। काट पीट के आपके 27 क्वेश्चन करेक्ट हो तो आपका सीसैट क्वालिफाई हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि सीसैट को हल्के में ना लें, कई बहुत बड़ी जनसंख्या विदाउट सीसैट पास किए हुए आप देखोगे रह जाती है। उनका जीएस में स्कोर बड़ा हाई होता है, परंतु सीसैट में उनका स्कोर इतना हाई नहीं होता है, तो इसको सीरियसली लीजिएगा। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा क्वेश्चन पे अटैम्प्ट करने से पहले, कि इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एक ओरिएंट क्लास भी हो जाएगा। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ से, ध्यान रखेंगे। मैथ, इसमें आपका नंबर सिस्टम, एडवांस, सीआई, एसआई ये पूछा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस ये पूछे जाते हैं। इन सब के अलावा आपसे रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग ज़्यादातर इसमें पूछी जाती है। और एक और पोर्शन आता है जो नंबर 3 पर आता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्रोहेंसिव। कॉम्प्रहेंसिव से क्वेश्चन आते हैं, और हर वर्ष आपके 27 से 28 क्वेश्चन कॉम्प्रहेंसिव से आते हैं, और लगभग 40 से 45 क्वेश्चन आपके किससे आते हैं महोदय, मैथ से क्वेश्चन आपके आते हैं। चलिए, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपका किससे संबंधित है, आप देखोगे कॉम्प्रहेंसिव से ही संबंधित है। ये टेस्ट है प्यारे बच्चे, जो कि दृष्टि आईएएस का है। आइए
तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपको मैं बता दूं, ये बार बार पढ़ने से अच्छा है इसको एक बार समझ लीजिएगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्नलिखित 4 पूर्णांकों के निर्देश दिए हुए हैं, बस आपको एक बार समझ लेना है, इसको बार बार नहीं पढ़ना है। ये कह रहे हैं निम्नलिखित 2 परिच्छेदों को पढ़िए और परिच्छेद के बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के लिए आपके उत्तर केवल परिच्छेद पर ही आधारित होने चाहिए। अब ये लाइन आप बार बार इतने लाइन को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसको आप पढ़ेंगे तो आप अपना टाइम क्या करेंगे, वेस्ट कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो इसको आप बार बार नहीं पढ़ेंगे, बस इसका उद्देश्य ये है कि आपको क्या करना है कि परिच्छेद पर आधारित ही क्या करना है बच्चे, आपको बस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो चलिए परिच्छेद नंबर पहले को देखते हैं और पहला परिच्छेद आपको क्या है। आई होप आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। देखिए आराम आराम से हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आपसे, बस थोड़ा धैर्य बना करके रखिएगा। चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी एक्यूरेसी और आपको ये लगने का नहीं, बल्कि आपको ये महसूस होगा कि हाँ हम एक सही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं और कई चीज़ें आप यहाँ से सीखेंगे कि किस तरीके से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए परिच्छेद नंबर 1 है और इसमें क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं विकासशील देशों, ध्यान से समझना, उन बातों को विशेष ध्यान से रखना है जिन बातों पर मैं आपसे हेडलाइन करूँगा, उन विषयों को आपको, उन टॉपिक्स को, उन लाइन को, उन कीवर्ड को, क्योंकि कीवर्ड ही आंसर की तरफ लेकर के जाएंगे। देखो विकासशील देशों के शहरीकरण ने आवास, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण चुनौती को जन्म दिया है। अब देखो किसने दिया है, विकासशील देशों में शहरीकरण ने, ठीक है, किसने दिया है, शहरीकरण के कारण चुनौतियों को जन्म दिया है। शहरीकरण अभूतपूर्व दर से बढ़ रहा है, जहां अक्सर पर्याप्त नियोजन की अनदेखी की गई है, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि जो नियोजन है, मतलब कैसे वहाँ पर घर बनने चाहिए, वो अनियोजित हो चुके हैं, ठीक है, अनदेखी की जा रही है। इस अनियमित विकास के परिणाम स्वरूप अनौपचारिक बस्तियां, अपर्याप्त स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण हुआ है। क्या हुआ है, पर्यावरण क्षरण हुआ है इससे, ठीक है, अपर्याप्त बस्तियां, पर्यावरण क्षरण हुआ है। सरकारों को आर्थिक विकास को धारणीय शहरी नियोजन के साथ संतुलित करने की दुविधा का सामना करना पड़ता है। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग एवं समावेशी नीतियों के प्रतिबद्धता, समझना, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको निजी और सार्वजनिक दोनों को अगर इनका समाधान करना है तो दोनों को एक साथ लाना होगा। इसमें क्या है, सहयोग एवं समावेशी नीतियों के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, जो सभी नागरिकों की जरूरतों को प्राथमिकता देती है। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि शहरीकरण के कारण क्या हो रहा है और यदि वो चुनौतियाँ हो रही हैं तो उनका समाधान कैसे हो सकता है, उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए ये आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्षों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, जिन्हें इस परिच्छेद से प्रतिपादित किया जा सकता है, इसके बारे में ये पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर 4 क्या दे रखे हैं, विकल्प आपको देखे रखे हैं, ऑप्शंस 4 हैं। पहला, विकासशील देशों में शहरीकरण को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। क्या विकासशील देशों में शहरीकरण नहीं होना चाहिए? ये तो सरासर क्या है, निगेटिव पॉइंट है बच्चे। कैसा पॉइंट है, आप इस चीज़ को जान रहे हैं कि ये कैसा पॉइंट है, ये एक निगेटिव पॉइंट है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा भाई। किसी में भी, चाहे वो विकासशील हो, अंडर डेवलप हो, डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप कंट्री हो, वहाँ पर तो आपका जो शहरीकरण है वो तो होना चाहिए। दूसरा, बी कह रहे हैं कि आर्थिक विकास शहरों में पर्यावरणीय क्षरण का एक प्राथमिक कारण, मतलब कह रहे हैं आर्थिक विकास शहरों में, अगर आप इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करोगे तो उससे शहरों में पर्यावरण का क्षरण होगा ही होगा, ये इसका कारण है। सी में कह रहे हैं कि तेजी से हो रहे शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए धारणीय शहरी नियोजन महत्वपूर्ण है। और डी में कह रहे हैं अनौपचारिक बस्तियां शहरी विकास का एक आवश्यक परिणाम है। अब वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर बताएं। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए बच्चे है क्या, जरा समझते हैं एक एक करके। देखो पहला वाला है निगेटिव की सेंस में आपसे बता रहा है। दूसरा कह रहा है कि अगर आपका पर्यावरण क्षरण हो रहा है तो उसका कारण क्या है, आर्थिक विकास है कि इकोनॉमी डेवलपमेंट है। सी को जरा देखिए, ये कह रहे हैं कि तेजी से हो रहे शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए धारणीय विकास शहरी नियोजन महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ये बात यहाँ पर इन्होंने चीख कर एग्जामिनर कहा है कि अगर आप इन चीज़ों का समाधान करना चाहते हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग एवं समावेशी नीतियों के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, जो सभी नागरिकों की जरूरतों को प्राथमिकता देता। कैसे सहयोग करोगे आप, समावेशी नीतियों से, ठीक है यहाँ पर। और इस भी स्टेटमेंट में जो सी ऑप्शन है, इसमें इसी बात को दर्शाया गया है कि धारणीय शहरी नियोजन महत्वपूर्ण है, तब आप करिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगर हम देखें दूसरा भी इसी पे 2 परिच्छेद थे ना, मतलब कि एक परिच्छेद पर 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई। अब यहाँ पर देखो बच्चे, दोनों अलग अलग होते हैं। एक तो है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, एक है पूर्व धारणाएं। पूर्व धारणाएं मतलब कि क्वेश्चन पर आधारित कभी नहीं होती हैं, परिच्छेद पर हैं, लेकिन आप देखोगे इसमें कई बातों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे पहले में कह रहे हैं शहरीकरण तभी लाभकारी हो सकता है जब इसका प्रबंधन प्रभावी ढंग से किया जाए। मतलब कि अगर आप इसका प्रबंधन ठीक से कर लोगे, इसका प्रबंधन, तो आप इसको लाभकारी बना सकते हैं। दूसरा है अनौपचारिक बस्तियां विकासशील देशों में शहरी विकास के एक अपरिहार्य हिस्सा है। देखो यहाँ पर अपरिहार्य हिस्सा है, यहाँ पर शब्द है अपरिहार्य है, जबकि ऐसा नहीं है, अपरिहार्य नहीं। अगर आप इस चीज़ को देखें और पैसेज में ढूंढें तो आप इस पे गलत बताएंगे, क्योंकि बच्चे आप अगर इस बात को समझें, क्योंकि ये कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण चुनौती को जन्म दिया है, शहरीकरण अभूतपूर्व रूप से बढ़ रहा है और अक्सर पर्याप्त आप देखोगे नियोजन की अनदेखी की गई है। इस अनियमित विकास के फलस्वरूप अनौपचारिक बस्तियां पर्याप्त स्वच्छता और पर्यावरण क्षरण हुआ है। सरकारें और आर्थिक विकास को धारणीय शहरी नियोजन संतुलित सुविधा का सामना करना पड़ता है और इन मुद्दों से संबोधित के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच समावेशी प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर 2-4 चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। देखो यहाँ पर अभूतपूर्व दर से बताया गया, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आपसे अपरिहार्य के बारे में चीज़ों को क्या है डिस्कस किया जा रहा है। मतलब कि अगर आप देखोगे जो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है, ये कह रहे हैं अपरिहार्य हिस्सा है, तो ये गलत हो जाएगा। जब इसमें पूछा गया पूर्व धारणाएं हैं, ठीक है, तो दूसरा नहीं होगा, मतलब कि बी आंसर नहीं होगा, सी आंसर नहीं होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि केवल एक इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो बच्चे इस तरीके से इस पैटर्न से हमें पढ़ना है, एक बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है, और यहाँ से कई चीज़ें आपको सीखेंगी। बताना मुझे कि क्लास आपको कैसी लगेगी, ठीक है। चलिए अब लेते हैं दूसरा परिच्छेद को हम, ठीक है, परिच्छेद नंबर 2। आइए देखिए परिच्छेद नंबर 2 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये कह रहे हैं लोकतंत्र की अवधारणा को अक्सर बहुमत के शासन के विचार से जोड़ा जाता है। मतलब कि लोकतंत्र का उद्देश्य ही क्या है, बहुमत। अगर आपने बहुमत प्राप्त कर लिया तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्या है, बहुमत वाली सरकार ही होती है। हालांकि वास्तविक लोकतंत्र का जरा समझना, अब ये कह रहे हैं हालांकि वास्तविक लोकतंत्र क्या है उसके बारे में बताया गया है। एग्जाम में कह रहा है आपसे कि वास्तविक लोकतंत्र का सरोकार केवल मात्रा बहुत के प्रभाव से नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण से भी है। अगर आप वास्तविक रूप से लोकतंत्र की बात करते हैं तो इसके साथ साथ अल्पसंख्यक का संरक्षण भी होना जरूरी है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों की व्यवस्थित आप देखोगे अभिव्यक्ति को बहुमत द्वारा दबाया नहीं जाना चाहिए। बहुमत के शासन और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बीच यह संतुलन एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करने में विफलता सामाजिक अशांति का कारण बन सकती है। मतलब कि अगर आप अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने में अगर विफलता हुई तो इससे क्या होगा, अशांति हो सकती है, ठीक है, सामाजिक अशांति, क्योंकि हाशिए पर मौजूद समूह स्वयं को राजनीतिक प्रतिक्रिया या फिर आप देखोगे प्रक्रिया से बाहर महसूस कर सकते हैं। तो इससे क्या हो सकता है बच्चे, आपके यहाँ पर द्वंद्व अंतर्विरोध की स्थिति पैदा हो सकती है। अब इसी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा है, आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्षों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है जिन्हें इस परिच्छेद से प्रतिपादित किया जा सकता है। मतलब कि इस परिच्छेद पर जो पढ़ा है आपने तो लोकतंत्र पर आधारित था। आइए देखिए, ऑप्शन नंबर ए है, लोकतंत्र यह सुनिश्चित करता है कि अल्पसंख्यकों की अभिव्यक्ति बहुसंख्यकों की अभिव्यक्ति के समान ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। बी, लोकतंत्र बहुमत के शासन का पर्याय है। सी, कार्यशील लोकतंत्र के लिए अल्पसंख्यक अधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। वहां पर कह रहे हैं आवश्यकता है, आवश्यक है। डी में कह रहे हैं कि बहुमत का शासन लोकतांत्रिक प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण, यहां पर देखो एक्सट्रीम वर्ड है, सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, क्या है, पहलू है। अब आपको बताना है इसमें करेक्ट आंसर क्या है, बताइएगा वीडियो को पॉज करके। प्यारे बच्चे, आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखो, अगर आप ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो यहां पर साफ साफ ये चीख के कह रहा है कि लोकतंत्र यह सुनिश्चित करता है कि अल्पसंख्यकों की अभिव्यक्ति बहुसंख्यकों की अभिव्यक्ति के समान ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहां पर स्वयं अगर आप दूसरी लाइन पढ़ते हैं यहां से, क्योंकि ये कह रहे हैं कि वास्तविक लोकतंत्र का सरोकार केवल मात्र बहुमत के प्रतिनिधित्व से नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण से है।
एक लोकतांत्रिक व्यवस्था अल्पसंख्यकों की अभिव्यक्ति को बहुमत द्वारा दबाया नहीं जाना चाहिए। बहुमत के शासन और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बीच, जरा समझना यहां पर है सुरक्षा के बीच, यह संतुलन एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहां पर इन्होंने साफ साफ कह दिया कि बहुमत और उसके साथ साथ बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों क्या होंगे, लोकतंत्र के लिए समान होंगे। और इसी में कहा गया है कि लोकतंत्र यह सुनिश्चित करता है कि अल्पसंख्यकों की अभिव्यक्ति बहुसंख्यकों की अभिव्यक्ति के समान ही महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको स्वयं दिखा रहा हूं कि कैसे आंसर निकाल रहे हैं। मैंने आपके साथ ही मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं बच्चे, ऐसा नहीं है मैं पहले पढ़ के आया हूँगा उसके, नहीं, मैं आपके साथ इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आपके साथ ही यहाँ से निकाल रहा हूँ चीज़ों को। बस की पॉइंट आपको क्या है ध्यान में रखना है। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित महत्वपूर्ण धारणाएं बनाई गई। देखो पूर्ण धारणाएं बनाई गई हैं। दो स्टेटमेंट है। पहला, अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण लोकतांत्रिक प्राणियों में एक हालिया विकास है। अब जरा समझना, ये कह रहे हैं अल्पसंख्यकों या अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण लोकतांत्रिक प्राणियों में एक हालिया विकास है। ठीक है। दूसरा है कि एक लोकतंत्र जो केवल बहुमत का पक्ष लेता है उसकी स्थिरता के लिए चुनौती होगी। जरा समझना, इसने ये बात एकदम बोली है, उसमें भी कहा है कि एक लोकतंत्र जो केवल बहुमत का पक्ष लेता है तो उसकी स्थिरता के लिए चुनौती होगी। उसने कहा है ना कि अल्पसंख्यकों का अगर संरक्षण नहीं होगा तो उससे सामाजिक अशांति भी हो सकती है। उपयुक्त में से कौन सी पूर्व धारणा या पूर्व धारणाएं मान्य हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। तो स्टूडेंट्स आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि केवल इसमें दूसरा सही है। आप देखोगे पहला गलत है कि अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण लोकतांत्रिक प्राणियों में एक हालिया विकास है, ऐसा नहीं कहा गया है। ये बात इसमें साफ साफ कही गई है कि एक लोकतंत्र जो केवल बहुमत का पक्ष लेता है उसकी स्थिरता के लिए चुनौती होगी। आइए मैं आपको दिखा देता हूं, अन्यथा बच्चे कहेंगे सर कैसे आप कह रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करने में विफलता सामाजिक अशांति का कारण बन सकती है। बोल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हाशिए पर मौजूद समूह स्वयं को राजनीतिक प्रतिक्रिया से बाहर महसूस कर सकता है। तो अगर लोकतंत्र भी है तो वहां पर आपको इसको लेकर के जाना होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा बच्चे। मैं आपसे बस इसी चीज़ की एक रिक्वेस्ट करता रहूँगा। मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आपका सपोर्ट, आपका प्यार मुझे मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। आइए 5 को देखते हैं। देखिए इनमें स्टूडेंट्स ऐसे मैथ वाले क्वेश्चनों में थोड़ा सा टाइम 1 मिनट का लग सकता है ना, तो मुझे थोड़ा सा समझाना पड़ेगा आपको। देखिए ये कह रहे हैं कि 34,345 अगर हम देखें तो इसकी पावर क्या है 8888, ठीक है, 48 प्लस 34347, इसकी अगर पावर की बात कर लें तो 8888 के मान का सबसे दायां अंक क्या है। जरा यहाँ पर समझना है दायां अंक क्या है, ये पूछा है। अब कई स्टूडेंट्स ने आप देखोगे नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। देखो यहीं पर इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जब हम इसको करते हैं तो यहाँ पे इसको 4 से हम डिवाइड कर देते हैं। देखो ये संख्या ऐसी है जो 4 से डिवाइड होगी। अगर आप देखोगे 2 दूनी 4 दूनी 8, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, मतलब पूरी संख्या कट जाएगी। 4 दूनी 8, ये भी संख्या कट जाएगी। यहाँ पर क्या है अंतिम संख्या ले लेंगे, यहाँ पर अंतिम संख्या ले लेंगे, ठीक है। अब कुछ तो कहेंगे ऐसे 5 की पावर कितनी हो जाएगी सर, 4 हो जाएगी। 5 की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और प्लस 7 की पावर भी 4 हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स इसको ऐसे करेंगे, आप कर सकते हैं बिल्कुल। वीडियो को पॉज करें, आंसर इसका करें, आप करें, निकालें और बताएं, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, ऐसे करेंगे 5 गुना 5 प्लस 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। अब जरा समझना, सबसे दाईं अंक बोला है। देखो एक होता है बायां, एक होता है दायां, ठीक है। बायां होता है इधर और दायां होता है इधर। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका दायां हाथ किधर है, इधर है ना, ये दायां इधर ही तो है ना, ऐसे इधर ही है दायां, इधर बायां है। आप जैसे आप देख रहे हैं, देखो 5 पंजे 25, यहाँ पर फिर 5 आ गया, 5 पंजे 25, फिर 5 आ गया, फिर 5 पंजे 25, फिर 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पर हर बार 5 आएगा। 7 सत्ते 49, 9 आ गया, 9 सत्ते 63, 3 आ गया, और 7 या 21, 1 आ गया। प्यारे बच्चे अगर आप देखेंगे सबसे दाहिना, ठीक है, इसमें क्या पूछा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, देखो जरा 5 में अगर आप देख रहे हो तो इधर 5 आ रहा है, प्लस उधर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर इसको आप योग कर देंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट हमें यहाँ पर निकाल ली थी बच्चे, क्या निकाल ली थी, हमें यहाँ पर यूनिट डिजिट निकाल ली थी। 1 सेकेंड रुकिएगा, ये तो प्रोसेस आपको समझ में आ गया हो पूरा, ये वाला तो प्रोसेस आपको समझ में आ गया। मैं पुनः लिख दूंगा, 1 सेकेंड रुकिएगा।
एक सेकेंड रुकिएगा बच्चे, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं आपको बिल्कुल सारी चीज़ें इक्वल करके बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा होच पोच सा हो गया इसलिए। देखो जरा समझना, देखो जब मैंने कहा था कि इसको पूरा पूरा काटेंगे तो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा और 4 से पूरा पूरा कट जाता है। जब 4 से पूरा पूरा कट गया तो जो यूनिट डिजिट यहाँ से हम लेंगे 5, तो 5 का अगर यूनिट डिजिट आप लोगे तो इसकी पावर 4 होगी, क्लियर। प्लस यहाँ पर 7 यूनिट डिजिट लेंगे तो 7 की पावर क्या होगी प्यारे बच्चे, 4 होगी, क्योंकि 4 बचा है, पूरा पूरा कट गया। अगर पूरा नहीं कटता शेष रहता रिमाइंडर उसको ले लेते उसकी पावर में। बट अब क्या करेंगे हम, देखो हम करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, 4 बार लिख लेंगे। प्लस अब क्या करेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, 4 बार टाइम हम लिख लेंगे। अब देखो जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 पंजे कितना होता है 25, ठीक है, यहाँ से यूनिट डिजिट कितना है 5, फिर इससे करेंगे 5 पंजे 25, यहाँ से यूनिट डिजिट कितना होता है 5, फिर इसका करेंगे 5 पंजे 25, तो यहाँ पर भी 5 यूनिट डिजिट आ गया। तो जो इसका जो अगला वाला नंबर है, ठीक है, इसका कितना आ गया 5 डिजिट आ गया, ठीक है, सबसे दाहिना। अब इसको कर लो, 7 इंटू 7 अगर करोगे तो कितना आएगा, 7 सत्ते 49 होता है, तो 9 यूनिट डिजिट कितना आ गया 9, ठीक है, हमें यूनिट डिजिट से करनी है। फिर 9 सत्ते 63, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ गया 3। अब यूनिट डिजिट से हम क्या करेंगे 7 की, तो 7 तिया कितने होते हैं 21, 21, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आ गया प्यारे बच्चे 1। अगर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर आप इस चीज़ को देख रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे दाहिना क्या हो गया 1 आ गया, अब यहाँ पर सबसे दाहिना कितना आ गया 5। तो आप बच्चे बताइएगा 5 + 1, क्योंकि प्लस का निशान है, ये प्लस का निशान है, दिख रहा है कि नहीं। मैं पेन का रंग चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा स्टूडेंट्स इसमें बहुत मेहनत लगती है, ये मुझे पता है। देखो अब यहाँ पर जरा समझना, ये प्लस का निशान है, ठीक है, और यहाँ पर कितना आया था हमारा यूनिट डिजिट, इसका 5 आया था और इसका यूनिट डिजिट कितना आया 1 आया था। जब आप इसको योग करोगे 5 + 1 तो कितना आ जाएगा बच्चे 6 आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अब आप जरा मुझे बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब कि 6 जहां पर आपको दिख रहा है वो इसका राइट आंसर होगा। दैट्स इट। तो आप बताइएगा अब इसका राइट आंसर क्या है। आपने भी ऐसे किया है, जिसने स्टूडेंट्स का जो करेक्ट आंसर आया बताइएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मतलब कि 6 है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वन सेकेंड, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो को पोस्ट करेंगे, ठीक है, वो वीडियो क्या करेंगे पोस्ट करेंगे। देखिए वीडियो को पोस्ट करेंगे, बढ़ेंगे, वीडियो को पोस्ट करके बताने का प्रयास करेंगे। मैं जो भी 2-2.5 घंटे क्लास होगी होने दीजिएगा, बट वीडियो को पोस्ट करना आपको पड़ेगा बच्चे। मैं दोनों को स्टूडेंट्स को, चाहे वो इंग्लिश हो हिंदी हो, मैं सभी को, तमिल तेलुगु ये सबके लिए है सर। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑफ्टन एसोसिएट विद द, मैं अब मुझे क्या है ना डबल करूंगा तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, चलिए 4 क्वेश्चन देखिए, अब आपको 5 क्वेश्चन का भी दे दिएगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन लेते हैं अगला। देखिए सर, ये नए नए कॉन्सेप्ट आपको इसमें क्लासेस में सीखने के लिए मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। जरा देखिएगा कैसे। क्वेश्चन नंबर 6 को जरा समझ लेते हैं। देखिए 6 धनात्मक पूर्णांक हैं, इसमें A, B, C, D, E और F कितने हैं 6 दे के रखे, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब 2 स्टेटमेंट है। पहला, A गुणा A इंटू V इंटू C इंटू D इंटू E इंटू F। अब देखो यहाँ पर 6 नंबर आपको दे दिए, ठीक है, A B C D E F का गुणनफल सम होता है। जरा समझना, सम होता है यदि कम से कम एक पूर्णांक सम हो, ये कह रहे हैं संभावना ऐसी, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहे हैं A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F का योग सम होता है यदि कोई 3 पूर्णांक सम हो। अगर आपके 3 पूर्णांक विषम होंगे तो क्या होगा, इनका योग ये होगा। पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 नहीं 2। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। आई होप आपने इसका राइट आंसर निकालने का प्रयास तो किया होगा और करिएगा। देखिए अगर आपसे नहीं भी बन रहा है, बनाने की कोशिश कीजिएगा। आइए मैं आपको समझाऊंगा, देखो कैसे। यहाँ पर धनात्मक संख्या आपसे पूछी गई है। प्यारे बच्चे, आपको कुछ भी नहीं करना था। कई बच्चे इसमें XYZ मान के और इसको करेंगे, करिएगा आप जिस भी स्तर से आप कर रहे हैं, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेगा, तो फिर आप में और मुझ में थोड़ा तो अंतर रहता ही है, ठीक है। देखो अब जरा इस चीज़ को समझना है सर। यहाँ पर पूछा है सम। जरा मैं आपसे पूछूं, मुझे जरा बच्चे बताना,
कि अगर मैं आपको एक नंबर लिखूं, मैं कहूं आपसे सम, वहां पर इंटू दे रखा ना, सम इंटू सम, बताइएगा क्या आएगा। तो ध्यान रखेंगे सम आएगा बच्चे, क्या आएगा आपका सम आएगा। और यदि मैं लिखूं विषम इंटू सम, बराबर अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, सम आएगा। ठीक है, तो यहां पर चीजें क्या हैं आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है बच्चे, अब देखिए यहां पर चीजें आपको समझ में आ रही। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है, अगर आप पहले वाले को देखें तो पहला वाला क्या है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है आपका देखो सम हो रहा है। ठीक है, अगर सम इंटू सम कर रहे हैं, सम विषम इंटू विषम तो सम। दूसरे की अगर हम बात कर लें, दूसरे अगर स्टेटमेंट की देखें तो दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। देखिए क्या ये कह रहे हैं आपसे कि प्लस 1 प्लस मतलब कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का योग सम होता है तो यदि कोई 3 पूर्णांक विषम हो। देखो अब यहां पर विषम हो कैसे, अगर मैं कहूं आपसे जरा बताना, क्योंकि प्लस में है, यहां पर सम प्लस सम बराबर क्या होगा, तो यहां पर सम हो जाएगा बच्चे। फिर मैं कहूं आपसे विषम प्लस सम देखेंगे तो विषम आएगा। अब देखो यहां पर ही चीजें बदल गई, क्योंकि ये कह रहा है अगर तीनों में पूर्णांक हो, यहां पर एक में आ रहा है सर, अगर प्लस प्लस यहां पर तो सम हो गया, यहां पे विषम आ गया। अब जरा एक और समझना, अगर आपसे पूछ ले कि विषम प्लस विषम तो भी क्या होगा आपका बच्चे, आप देखोगे सम आएगा। क्या आएगा, 1 सेकेंड रुकिएगा, सम आएगा। क्या आएगा बच्चे, सम आएगा। ठीक है, तो ये आपको चीजें देखने के लिए मिलेंगी। 1 सेकेंड रुकिएगा। क्या समझ आ गई इसमें, क्या क्यों रही है, चुप हो जा, क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं नहीं तो। चलिए देखिए, तो यहां तक चीजें आपकी क्या हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं। तो यहां पे जो है अगर दूसरा स्टेटमेंट को देखोगे तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहे थे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई और एफ का योग अगर आप करोगे तो सम होता है यदि उसके कोई 3 पूर्णांक विषम हो। महोदय जब आप कर रहे हैं कि विषम और विषम करोगे, कोई भी नंबर अगर लोगे तो आप देखोगे सम बन जाएगा। ठीक है, अगर आप यहां पर विषम विषम भी ले लोगे दो तो ठीक है, तो यहां पर जो है पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला ठीक बन रहा है लेकिन दूसरा वाला गलत हो रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट्स क्लियर या नो, यहां तक चीजें आपकी मुझे लगता है कि क्लियर हो गई होंगी। अगला क्वेश्चन ले, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 7, वीडियो को पॉज करें और करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। ये कह रहे हैं 642 और 650 को जब एक ही संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 बचता है। ठीक है, कितनी संख्याओं को भाजक के रूप में उपयोग किया जा सकता है ताकि शेष आपका 2 के बराबर हो। जरा समझना, 2 के बराबर हो। बच्चे अगर मैं कहूँ आपसे, जरा इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मान लो कि माना वो संख्या x थी जिससे हम इस नंबर को मतलब कि 642 को या फिर आप देखोगे 650 को क्या कर रहे थे, अगर हम भाग दे रहे थे तो शेषफल कितना आ रहा था यार, कर दी थोड़ा, शेषफल कितना आ रहा था, तो आपका शेषफल 2 आ रहा था। ठीक है, अगर मैं कहूँ x का मान, नंबर कोई भी एज्यूम कर लो, जरा सोचिएगा, x का नंबर आप क्या करो बच्चे, एज्यूम कर लो। ठीक है, जरा समझना, x का नंबर आप कोई सा भी एज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए कि x के बराबर आप 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, 7 ले लें, 8 ले लें, 9 ले लें। मान लो कि ये आप नंबर ले रहे हैं और फिर आपसे करवा रहे हैं। ठीक है, जरा एक एक नंबर से हम देखिए आपके सामने दिखाएंगे। ठीक है, यही नंबर होंगे भाई, 0 से तो नहीं लोगे ना, 0 से लोगे तो सब 0 बन जाएगा, ध्यान रखना। किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर इनफाइनेट, समथिंग इनफाइनेट या फिर 0 बताऊंगा उसमें जब नंबर सिस्टम की क्लास होगी कैसे। देखो अब यहाँ पर मैंने कहा अगर 1 से लोगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 2 से लोगे तो अगर आप देखेंगे, देखिए मैं एक एक संख्या लग कर ही दिखा रहा हूँ आपको, 242, क्योंकि दोनों को डिवाइड करना है यहाँ पर, एक को नहीं दोनों को, तो पहले एक को देख लेते हैं, अगर एक होगी इससे फिर उसको कर लेंगे। 1 से करेंगे पूरा हो रहा है, 2 से अगर मैं कर रहा हूँ इसको तो देखो
2 तिया 6, 2 दूनी 4, एक पूरा पूरा कट गया, तो 2 तो नंबर इसमें नहीं होगा, तो 2 उड़ा दो, 1 उड़ा दो, ठीक है। चलिए 3 की बात कर लेते, देखिए 3 से अगर करें तो 3 दूनी 6, 3 ही का 3, 1 और 3 चौक 12। सर जी आप देखोगे 3 से भी नहीं हो रहा है, तो 3 भी क्या है, पूरा पूरा कट कर रहा है, रिमाइंडर नहीं बच रहा है। जब हमारा रिमाइंडर बचेगा तब हम उस नंबर को यहाँ पर रखेंगे। 4 को ले लेते हैं, 4 का नंबर आ गया, देखो 4 ही का 4, कितना बचा, 2 बचा बच्चे, ठीक है, और 6 चौक 24, तो मतलब कि यहाँ पर 24 तो पूरा कटा, परंतु रिमाइंडर कितना आया, 2 आया, ठीक है। तो एक नंबर कौन सी आ गई बच्चे, हमारे पास में 4 आया, लेकिन 4 तब आया जब 650 में भी अगर आपका 2 रिमाइंडर बचे, आपका मतलब कि अगर 2 रिमाइंडर बचा तो समान मान लीजिए कि आपकी संख्या 4 होगी। तो 650 को अगर आप भाग करते हैं 4 से, तो देखिए 4 ही का 4, कितना बचा बच्चे, 2 बचा, 25 हो गया। अब 6 चौक 24, 1 बचा, 10 हो गया। अब 4 दूनी 8, अगर आप देखोगे तो 2, तो यहाँ पर भी क्या है, 2 रिमाइंडर बच गया, मतलब कि एक नंबर हमारे पास में कितना आ गया, एक नंबर हमारे पास में 4 आ गया, ठीक है। एक नंबर क्या आ गया बच्चे, हमारे पास में 4 एक नंबर आ गया, ठीक है। तो हम 4 को हटा देते हैं, ऊपर मैंने लिख लिया है, ठीक है। एक तो 4 संख्या आ गई पहला। 5 से अगर हम करें तो देखिए 5 से अगर हम करें, 5 ही का 5, 1 बचा, 14 हो गया, 5 दूनी 10, 4 बचा, और 5 अट्ठे 40, यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच रहा है। परंतु जब 5 की गुणा किसी भी नंबर से करते हैं तो ध्यान रखेंगे या तो 5 या 15 आएगा, मतलब 5 आएगा या 0 आएगा, तो 650 में तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, वो पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो 5 हमारा नहीं हो सकता, तो अभी एक ही नंबर है। चलिए तो 5 भी नहीं है सर, 5 को भी हटा दीजिए, क्योंकि वो दोनों में नहीं बच रहा है रिमाइंडर। अपने स्तर पर भी करना है बच्चे आपको सवाल, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर ले लेते हैं हम, 6, ठीक है। सही करना 6, 6 सत्ते 42, यहाँ पर पूरा पूरा कट गया, तो 6 भी आप नहीं लोगे, ठीक है, ये पूरा पूरा काट रहा है। फिर उसके बाद 7 ले लेते हैं सर, तो 7 ले लेते हैं, 7 से देख लेते हैं। 7 नम 63, कितना बच रहा है बच्चे, आप देखो कि 7 नम 63, 1 बच रहा है 12, 7 ही का 7। अब मुझे बताइएगा 7 5 12 होते हैं तो 5 रिमाइंडर बच रहा है, नहीं, आपका ना ही 6 है, ना ही 5 है, ओ सॉरी, ना ही आपका 7 है। 8 ले लेते हैं, 8 से देखते हैं। बच्चे ये चेक करना आपको पड़ेगा, ये मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, मैं अगर पर्सनली करूँगा तो अब तक का सवाल कर दिया होता, बट आपको समझाना है, कॉन्सेप्ट आपके ऐसे बिल्डअप करने हैं कि ताकि आपको कोई समस्या दुख दर्द ना हो। अब 8 से ले लेते हैं, 8 बट्टू 64, अब देखो 2 बचा इसमें, ठीक है। अब ले लेते हैं 650, 650 को अगर आप 8 से करते हैं तो 8 बट्टू 64, कितना बचा, 1 10, 8 ही का 8, तो कितना बचा 2, तो देखो एक नंबर और आ गया 8। अब मुझे एक बात बहुत क्लियर कट पता चल गई कि अगर आप 1 से 9 तक अगर कोई भी संख्या लेते हैं तो 4 वो नंबर है जिससे अगर आपका क्या हो रहा है बच्चे, 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो 4 का जो गुणज होगा अगर उस भी संख्या से आप करोगे तो उसमें भी 2 रिमाइंडर बचेगा, मतलब कि अगर 8 से भी आप कर रहे हैं तो उसमें भी 2 रिमाइंडर आपका बच रहा है। अब बची संख्या केवल एक आपका 9, चलिए 9 से भी आपको दिखा देते हैं ताकि आपको कोई भ्रम ना रहे। 9 से भी देख लेगा, 9 सत्ते 63 बच्चे, 1 बचा, 12 हो गया, 9 ही का 9, कितना बचा आप बताइएगा, तो आप कहोगे महोदय आपका 3 बचा, तो रिमाइंडर। तो कितने नंबर हैं ऐसे जो कि आपके क्या कर रहे हैं, आपका शेष बच रहा है। मैंने x का मान मार करके करे हैं सर, 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ठीक है, इस तरीके से, सॉरी 9 तक लिए हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर हुए हैं मेरे, कितने हुए हैं, 2। एक कौन सी संख्या है, एक हुई है 4 और एक संख्या हुई है 8, केवल यही वो नंबर है। अगर मैं 642 को और 650 को अगर मैं डिवाइड करूं तो उसमें रिमाइंडर 2 बचेगा। तो ऐसी कितनी संख्या है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप देखोगे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल आपका 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिएगा 8 नंबर देखते हैं। देखो 8 नंबर पे कह रहा है संख्या n को 13 से भाग देने पर शेषफल x बचता है। जरा समझना कि अगर कोई भी संख्या है, अगर उस n संख्या को, मतलब कि ये अगर n संख्या है, इस n संख्या को 13 से अगर मैं भाग दूं तो उसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बराबर आपका x बच रहा है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है केवल, ठीक है। तो n बराबर एक संख्या दे के रखी है, इन्होंने स्वयं कहा है, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोल दिया है कि n है कितना, आप देखोगे 7801, 7802 इंटू 7803 इंटू डैट डैट डैश 7808 इंटू 7809 इंटू 7810, ठीक है, ये यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा। अब जरा समझना बच्चे, यहाँ पर क्या है, देखो जरा मेरी बात को जरा समझना। जब आप 7801 को विभाजित करते हो 13 से, बस एक नंबर देख लीजिएगा, बाकी की चीज़ें आ जाएंगी। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, देखो
13 से अगर आप काटोगे 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, तो पूरा पूरा कटा, मतलब कि ये पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ पर रिमाइंडर केवल एक बच रहा है, समझना, एक बच रहा है। अगर आप इसको काटोगे 13 से 2 बचेगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, फिर ऐसे 8 9 10, तो आपके पास में रिमाइंडर क्या बचेंगे, ये बचेंगे। इट्स क्लियर है नो। तो रिमाइंडर आपके पास में क्या बचेंगे, ये आपके पास में बचेंगे। तो रिमाइंडर क्या क्या बचेगा जरा समझना। रिमाइंडर बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये आपके पास में क्या होगा बच्चे, रिमाइंडर आपको देखने के लिए मिलेगा, ये रिमाइंडर बचेगा। चलिए, जब ये रिमाइंडर आपका बचेगा तो हम क्या करें, इनके दो दो के फैक्टोरियल बना लेते हैं, मतलब दो दो के गुणनखंड बना लेते हैं ना। तो हम क्या करेंगे 1 × 2, ठीक है, अब यहाँ पर भी इंटू ही है, ठीक है, 1 × 2, फिर आएगा 3 × 4, उसके बाद में आएगा 5 × 6, उसके बाद में आएगा 7 × 8, और उसके बाद में आएगा 9 × 10। यही बनाओगे, ठीक है, यही इसके गुणनखंड बनेंगे। तो आप गुणा करोगे 2 × 2, देखो 2 की 1 से करोगे 2 आएगा, 3 चौक 12 इंटू 5 छंग 30 इंटू 7 8 56 इंटू और 10 निमा 90। मैं आपके सामने बिल्कुल करके दिखा रहा हूँ, अलग से कोई ऐसा नहीं है, बिल्कुल आपके सामने आपको सिखा रहा हूँ, बस इसको समझिएगा। देखो जरा, अब ये कह रहे थे कि इस नंबर को क्या करना था, 13 से भाग करना था। ये n बराबर संख्या चल रही है बच्चे, मैं आपको पहले बता दूं, ये n बराबर नंबर चल रहा है। अब आप इसको 13 से विभाजित करोगे, क्या करोगे 13 से, जरा समझना 13 से कौन कौन सा नंबर विभाजित हो रहा है। 13 से देखो जरा आप समझो एक बात को, यहाँ पर अगर 2 को करोगे 2 तो होगा ही नहीं, ठीक है, 2 तो होगा ही नहीं। तो मैं ऊपर के जो नंबर है इसको रफ कर देता हूँ, ये वाले जरा समझना, ऊपर देखते रहना, समझना यहाँ पर, क्योंकि अलग से पेज लूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं अलग से पेज नहीं ले सकता, मेरे पास थोड़ा सा संसाधनों का अभाव है। डिजिटल बोर्ड होता है तो वहाँ पे क्लिक करते हैं आ जाता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा इशू है ना। देखिए प्रयास करेंगे, और ये मैं आपको बता दूँ, अलग से पेपर पे सोल्व मत करना किसी भी, अगर मैथ को आप सोल्व कर रहे हैं या टेस्ट लगाते हैं या आप MCQ या जो भी आप चाहे PYQ लगाते हैं, जहाँ क्वेश्चन होता है बच्चे पेपर में वहीं पर सोल्व करना पड़ता है। अगर आप पीछे जाओगे, रफ पेपर मिलता है वहाँ पर पीछे, तो आपको टाइम टेकिंग, फिर पेपर पलटा फिर देखा, नहीं वहीं पे करो, बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूँ यहीं पे करो, बिल्कुल सवाल के ऊपर सवाल कर दो, ठीक है। देखो अब यहाँ पर जरा इस चीज़ को जरा मानिएगा, देखिए यहाँ पर 2 × 11 × 30 × 56 × 90, इसको जब विभाजित कर रहे हैं तो 13 से। देखो यहाँ पर समझना, 2 को तो नहीं कर सकते तो हम 2 ले लेते हैं ऐसे ही, ठीक है, इंटू 12 नहीं हो रहा है तो 1 कम है, मतलब कि हमारा 1 कम है, 13 लेंगे तो माइनस हम कर सकते हैं, माइनस का क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। कोई क्लियर यहाँ तक। फिर उसके बाद में देखो 13 दूनी 26, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास में, 4 बचेगा प्लस का, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना, यहाँ पर 4 प्लस का बचा। 13 चौका 52, यहाँ पर भी क्या बचा हमारे पास में, 4 बचा, और 13 7 91, यहाँ पर हमारे पास में माइनस का 1 बचा। यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत तो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। देखिए जरा इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं, देखिए थोड़ा सा इस चीज़ को क्या है समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा देखिए जान लेते हैं। देखो अगर जब आप इसको आप 13 से करोगे तो जरा समझना मेरी बात को, तो देखो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, देखो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 है, ये तो इससे कट जाएगा, इसका कोई दिक्कत समस्या नहीं, माइनस माइनस से कट गया। अब जरा समझना, देखो 2 × 4 चौक 16 अपॉन 13, 16 दूनी कितना हो गया 32 अपॉन 13। अब जरा आप जब 13 से भाग करोगे 32 को तो कितना आएगा जरा बताइएगा, रिमाइंडर कितना आएगा वास्तव में। देखो 13 दूनी 26, ठीक है, बचा कितना 4 और कितना बचा 2 6, तो आपका कितना बचा बच्चे, आपका 6 बचा। इट्स क्लियर है नो। तो आपका रिमाइंडर कितना बचा, 6 बचा। यही आपसे पूछा है कि x का शेषफल याद करें, तो x का शेषफल कितना है 6 है। किस किस का आया था करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट्स करते चलिएगा, ठीक है। चलिए आपके सामने सोल्व कर रहा हूँ, आपको ही सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। जिसको समझ में ना आए तो वो मुझसे इंस्टा पे फॉलो कर सकता है, ठीक है। टेलीग्राम की मैं एक बार को आपकी इस वाले संडे में चैट ओपन करूँगा, सबके लिए वो चैट ओपन होगी, आप वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। चलिए देखिए जरा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा समझेंगे। और देखो पढ़ने में अगर समझ गए तो क्वेश्चन आप ले सकते हैं अटैम्प्ट, अन्यथा आप पढ़ने में ही उलझ जाओगे। देखो क्या है, ये कह रहे हैं कि एक छात्र ने कंप्यूटर पर गिनती के अंक टाइप किए। देखो कंप्यूटर पर गिनती के अंक टाइप किए, मुझे बताओ कंप्यूटर पर जब आप गिनती के अंक टाइप करोगे कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, तो आपको होगी 0 होता है, 1 2 3 4 5 6
7, 8 और 9 यही होते हैं बस। 10 वैन नहीं होता है, ये 11, 12, 25, 26 ये नहीं होते बच्चे, यही बस नंबर होते हैं केवल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9। ठीक है। कंप्यूटर ने दिखाया कि छात्र ने कितना 4893 मतलब कि 4893 अंक टाइप किए, उसने इतने अंक टाइप किए। अंतिम गिनती के अंक ज्ञात कीजिए। कितने? अंतिम जो गिनती थी उसके अंक बताने। मुझे बताओ जब आप अंतिम गिनती के अंक अगर इसमें से बताने का प्रयास करोगे तो कैसे इस चीज़ को करोगे? ऑप्शन नंबर ए 1000, बी 1500, सी 1800 और डी निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब कई बच्चे जिनको पता नहीं होगा या तो तुक्का मारेंगे या फिर करेंगे। ठीक है। और जो बच्चे बिल्कुल सीरियस हैं, मेरे बिगिनर एस्पिरेंट्स हैं, जिनको 2025 निकालना ही है, फोड़ना ही है, देना ही है, तो वो इसको अटैम्प्ट करेगा, वीडियो को पोस्ट लेकर के करेगा और क्लास को पूरा दिखेगा। देखिए बच्चे, मैथ मैं कह रहा हूँ सीसैट बहुत ज़रूरी है। आप जीएस में 1000 भी ले आओगे ना, अगर आप उसमें से 100 के 100 करेक्ट भी कर रहे हो, 200 के 200 ला रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं अगर आप सीसैट में फेल हो रहे हो। आपसे अगर सीसैट में 27 क्वेश्चन कार्ड फीट के नहीं बच पा रहे हैं तो फिर आपका फिर समझ लिए नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत कष्ट होता है फिर, ज़रा समझना, मैंने फेस किया इस चीज़ को। आइए देखिए, तो यहाँ पर आप कैसे बनाओगे? देखो जरा, अगर मैं कहूँ या तो हम क्या करेंगे, जैसे 9 × 1 तो कितना बनेंगी? 9 संख्या बनेंगी। एक एक की कितनी बन जाएंगी बताओ? इतनी बनेंगी ना भाई। अगर मैं कहूँ आपसे कि एक एक की अगर संख्या आप बनाओगे तो कितनी बनेंगी? 9 बनेंगी। उसके अलावा अगर मैं कहूँ 9 0 अगर हम देखें 2 तो कितनी बनेंगी? अगर 90 की संख्या बना लूँ तो कितनी बनेंगी? 9 दूनी 18, 180 बनेंगे। इन सब के अलावा अगर मैं कहूँ लास्ट में अंतिम में वो कह रहा है कि अगर 900, इसका भी ध्यान रखना है ये शब्द कितना है। 900 की अगर मैं कहूँ, अगर इसको भी मैं बना लूँ 3 से तो कितना होगा? 9 × 27। अब जरा समझना, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। क्यों बच्चे इससे ज़्यादा क्यों नहीं जाएंगे? देखो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए? 4 हो गए। जरा समझना, नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए? 4 हो गए। 1 2 3 4 मतलब कि 2704 अंक हो गए। यहाँ पर भी 4 अंक है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। बोलेंगे बच्चे क्यों नहीं जा सकते? तो फिर ऐसे नहीं जा सकते आप, 9000 × 4 नहीं जा सकते, फिर 9 चौक 36। अब आप देखिएगा 36 और 3 0 ये लगाइए, फिर तो आपने उल्लंघन कर दिया अंक का। ठीक है, तो फिर सवाल आपका गलत हो जाएगा। बस अब यहाँ तक ही आप जाओगे, इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते। अब करना क्या है आपको, जब इतना सब कुछ आपने निकाला तो मुझे आप बताइए, इन सब का आप योग करें। इन सब का 9 और 180 और 2700 का अगर आप योग करोगे तो इसका योग कितना आ जाएगा? आई थिंक जोड़ के बताइएगा। तो इसका योग आ जाएगा 2889, क्योंकि 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 178, हाँ ठीक है यही आएगा, 2889 इतना आ गया। अब 2889 को क्या करना है? हमको माइनस करना है। किस में से? 4893 माइनस करना है 2889 में से। तो कितना आएगा? अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2004। कितना आ जाएगा बच्चे? 2004 आ जाएगा। अब इसने क्या पूछा था आपसे? 2004 आ जाएगा। तो मुझे बताइएगा इसमें लास्ट यूनिट डिजिट कितना था? अब मुझे बस ये चीज़ ये बताने का प्रयास कीजिएगा, लास्ट यूनिट डिजिट कितना है इसमें? लास्ट यूनिट डिजिट आप अगर अंतिम अंक को देखोगे, यहाँ पर यही पूछा है अंतिम अंक, तो अंतिम अंक कितना है सर? आपका 4 है। कितना है? 4 डिजिट है आपका। ठीक है, जब 4 डिजिट आपका हो गया तो आप मुझे बताइएगा, 4 डिजिट आपका हो गया, अब इन सब का योग कर दीजिएगा। ठीक है, 4 डिजिट हो गया, तो 4 डिजिट से अगर आप देखेंगे तो 4 डिजिट से अगर मैं कहूँ इसको 2004 × 4, 4 पंजे 20, ठीक है, 0 4 × 4, हाँ। अगर आप देखोगे अंतिम कितना हो गया? अंतिम हो गया 4 डिजिट। तो अगर मैं कहूँ 2004 को, मैं यहाँ पर थोड़ा लिख देता हूँ, इधर आपको नहीं ऑब्जर्व हो रहा होगा समथिंग, यहाँ पे देखिएगा, मैं अब इसको कर देता हूँ, ये 2004 है, दोबारा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 सेकेंड, देखिए 2004 इंटू अगर मैं 4 से करूँ, क्योंकि अंतिम यूनिट डिजिट कितना था? 4 था, ये रहा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पंजे 20, 0 4 × 4, 501 हो गया। अब आपको क्या करना है? सबको योग कर देना है। मतलब कि आपको क्या करना है? आपको देखो 9, अब कितनी संख्याओं को योग करना है यहाँ पर, जरा समझना, 9 90 900 और 501। अब इन सबको जब आप योग करोगे, देखो 9 और 1 10 का 0, मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1, 9 और 1 10 का 0, और 9 और 4 14, 9 और 5 14 और 1 15, तो कितना आ गया बच्चे? ये 1500 आपका आ गया। तो 1500 इज द वी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी समस्या किसी भी स्टूडेंट्स को हो रही है समझने में तो मुझे बताते चलिएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में और नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार वीडियो को देखिएगा, आपके सामने मैं सवालों को सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई टेक्निकल इशू नहीं होगा तो क्लास को मैं पूरा ही लूँगा बच्चे, पूरा लूँगा मतलब कि पूरा लेने का कोशिश करूँगा। मैंने बोला था ना 50-50 करेंगे क्लास में,
लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य बना करके रखना पड़ेगा, और वही बच्चे धैर्य अगर आप बना लोगे आज, तो शायद आपके लिए ये आगे भविष्य में एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर। n बराबर एक नंबर देके रखा है। देखो n बराबर आप देखोगे 2 की पावर 1012 प्लस 20 की पावर 1012 है प्लस 10 मतलब कि 1010 की पावर फिर भी 12 है, और n को क्या करना है 9 से विभाजित करना है, तो शेषफल आपको बताना है। अब ये थोड़ा सा आपको टैकिंग लग सकता है कि इसको हम कैसे सवालों को क्या करें, ऑब्जर्व करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए आपने क्या किया होगा, इसको ऑब्जर्व किया होगा और इसको टैकल करने का प्रयास भी क्या है बच्चे किया होगा। ठीक है, क्या है आपने ये क्वेश्चन किया है। चलिए वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने का प्रयास करें, तो शायद आप इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपने इसको ऑब्जर्व किया है। बताइएगा इसका राइट आंसर। थोड़ा सा टैकल है सवाल में और कुछ भी नहीं है, बताते चलिएगा। इसका आंसर आप ही दोगे, क्योंकि इसके जैसा अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको करवाया है। ठीक है, अगली क्लास में नहीं तो मैं करवा दूंगा, आप इसका आंसर अपनी तरफ से करें क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, मैं अभी भी कर दूंगा, लेकिन मैंने इसकी तरह एक क्वेश्चन करवा दिया जो पीछे शेषफल वाला क्वेश्चन था। ठीक है, उसी में से आइए अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। कुछ क्वेश्चन आपसे भी तो करवाऊंगा ना, तभी तो आप सीखोगे। देखिए अब आपको फिर से क्या है, पैसिव पैराग्राफ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए परिच्छेद की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर आपसे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12, कुछ क्वेश्चन आप करेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं करूँगा, और सारे क्वेश्चन मैं ही करूँगा वैसे तो। देखो परिच्छेद नंबर ये है, यहाँ पर कह रहे हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था व्यापार, निवेश और औद्योगिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से तीव्र रूप से परस्पर जुड़ती जा रही है। मतलब कि ये कह रहे हैं कि विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं और व्यापार और निवेश किससे है, प्रौद्योगिकी से, मतलब कि जो टेक्नोलॉजी है उससे वो इंटरलिंकिंग हो रहे हैं, उससे कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इस परस्पर जुड़ाव ने विशेष रूप से विकासशील देशों में अभूतपूर्व आर्थिक वृद्धि को जन्म दिया, और इससे क्या हुआ है, जो विकासशील कंट्री हैं उनमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, मतलब कि इकोनॉमी ग्रोथ हुई है। हालांकि इनसे इन अर्थव्यवस्थाओं को वहाँ संकटों जैसे कि कमोडिटी की कीमतों में उतार चढ़ाव और विकसित देशों में उत्पन्न होने वाले वित्तीय संकटों के प्रति भी उजागर, मतलब कि आप देखोगे उजागर क्या है। अब विकसित देशों में क्या है, वित्त संकट हो रहा है, तो उससे भी इसको उजागर मिल रहा है कि किससे, प्रौद्योगिकी से। अभी प्रौद्योगिकी नहीं है, बट वो क्या है, विकासशील देशों में काम कर रही है, तो उससे ग्रोथ हो रही है इकोनॉमिकली। लेकिन जो डेवलप कंट्री है वहाँ पर क्या है, वित्त के संकट भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नतीजन कई देश अब अपनी आर्थिक रणनीतियों पर पुनर्विचार कर रहे हैं। स्वाभाविक की बात है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भागीदारी जारी रखते हुए घरेलू स्तर पर आदतनशीलता के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो किस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, घरेलू स्तर पर आदतनशील, देखो यहाँ पर क्या है, आघात सहनीयता के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जो आघात सहनीय हुई है उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और उसी पर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। देखो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को जरा समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्षों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। नीचे दिए गए परिच्छेद को प्रतिपादित किया जा सकता है। अब बताना है किससे प्रतिपादित होगा। ऑप्शन नंबर ए, विकासशील देशों को वहाँ संकटों से बचने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था से अलग होना चाहिए। ये नेगेटिव शब्द है। क्या आज आप वैश्वीकरण के दौर में किसी विकासशील देश से या विकसित देश से अलग हो सकते हैं? नहीं ना। अब देखिए रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है, भारत पर उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, पूरी दुनिया पर उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं। कोविड पैंडेमिक को देख लीजिएगा, चाइना से शुरू हुआ, फ्रांस में पहुंचा और उसके बाद पूरे विश्व में फैल गया। बी, आर्थिक अंतर संबंधों से केवल विकसित देशों को ही लाभ हुआ है। देखो केवल एक्सट्रीम वर्ड है, और ये कह रहे हैं विकसित नहीं, उसने कहा है कि विकासशील देश भी क्या हो रहे हैं, प्रौद्योगिकी से अब फल और फूल रहे हैं, मतलब कि उसमें इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रही है। सी में कह रहे हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भाग लेने वाले देशों के लिए घरेलू स्तर पर क्या है, आघात सहनीयता का विकास महत्वपूर्ण है, और यही शब्द पर मैंने आपको अंडरलाइन किया। इसका आंसर तो बच्चे सी है। नीचे अगर हम देखें डी में क्या कह रहे हैं, वह संकट विकासशील देशों में आर्थिक अस्थिरता को प्राथमिकता का कारण। ये विकासशील देशों की बात नहीं कर रहा है, वह संकट जो है ये विकसित विदेशों की बात कर रहा है। बच्चे किसकी बात कर रहा है, जो विकसित कंट्री हैं, जो आपकी डेवलप कंट्री हैं, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, इसका जो पूर्व धारणा वाला है उसमें क्या है, उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई। अब कौन सी पूर्व धारणा है, आइए। पहला स्टेटमेंट है, पहला, आर्थिक अंतर संबंध
अब विकासशील देशों के लिए लाभदायक नहीं रह गया है। किसको? विकासशील देशों के लिए। समझ रहे हैं आप? यहीं पर आप समझ गए होंगे। दूसरे में कह रहे हैं कि विकासशील देश घरेलू स्तर पर आघात सहनीयता का विकास करने आर्थिक स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। इसने एक संभावना भी दे दी है। कौन? विकासशील। क्यों? क्योंकि जब विकसित देशों ने टेक्नोलॉजी को अपनी अर्थव्यवस्था से कनेक्ट किया था तो उनमें एक तरीके से भविष्य में क्या हुआ, बाद में आघात सहनीयता का विकास हुआ और अस्थिरता देखने मिली। तो उसमें भी क्या है, तो विकासशील देशों में भी हो सकता है। कहते हैं ना, प्राप्त कर सकते हैं, संभावना व्यक्त कर रहा है। और पूर्ण धारणा में संभावना व्यक्त करता है तो वो 100% क्या हो जाता है बच्चे, आपका सही होने के चांसेस होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ सही होने के चांसेस होते हैं, बट आपको एक्सट्रीम टर्मोलॉजी को ध्यान में रखना है आवश्यक रूप से। तो पहला इसमें गलत है, दूसरा इसमें सही है। पूछ रहा है कौन सी पूर्व धारणा या धारणाएं मान्य है? केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो कोई। तो इसमें 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, इसका 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे चलने से पहले थोड़ा इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हम पूरा ध्यान रखेंगे। वीडियो को पोस्ट करें फिर क्वेश्चन का आंसर दें। 6 नंबर, ये लीजिए ऑप्शन बताइएगा। 7 नंबर का, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर तो दोनों को दिया हुआ है। ठीक है, ये तो मैंने कराई नहीं है, जानबूझ के नहीं कराया, आपको बताना है। इजी है, कोई इतना हार्ड नहीं है, बस जो समझ गया वो कर देगा, बुद्धि का बस प्रयोग करना है। पैसेज वाला है, पढ़िएगा। द ग्लोबल इकोनॉमी हैज़ बिकम इनक्रीजिंग, बताइएगा, इंटरकनेक्टिंग थ्रू। ये लीजिए वीडियो को पोज करके ऑप्शंस ये दे के रखें। ये रहा एक और, बेस्ड ऑन पैसेज द फॉलोइंग। अब जब ऑप्शन पूछा है आपसे, हैव बीन मेड, ये ऑप्शन से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिच्छेद है अब आपका दूसरा, देखिए क्या करें। ये कह रहे हैं परिच्छेद नंबर 2 पे फिर से अगला, जलवायु परिवर्तन वर्तमान में सबसे बड़ी वैश्विक चुनौतियों में से एक है। मतलब कि क्या चुनौती है? जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक चुनौती है। ठीक है, वृद्धिशील तापमान परिवर्तित मौसमीय प्रतिरूप एवं चरम मौसमी घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और मानव समाज दोनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रही है। ठीक है, कई देश अब ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कहाँ पर? नवीकरणीय सौर ऊर्जा, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस को ध्यान में रखते हुए। हालांकि यह संक्रमण चुनौतियों से रहित नहीं है। इन्होंने क्या दिया है कि इसमें भी चुनौतियां हैं, जिसमें बुनियादी ढांचे में निवेश की आवश्यकता तथा दीर्घकालिक पर्यावरण नीतियों को लागू करने की राजनीति इच्छा शक्ति शामिल है। इसने क्या बोला है, अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोई ऐसी प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी या परियोजना स्कीम को लेकर के आते हैं तो वहाँ पर आपको इस ढांचे में अगर निवेश करना है तो यहाँ पर दीर्घकालिक पर्यावरण नीतियों पर करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति शामिल होनी चाहिए। अगर आपकी यही नहीं होगी फिर आप निवेश नहीं कर सकते। अब देखिए 13वें नंबर पर क्या कह रहे हैं। इन्होंने कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्षों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, जिन्हें इस परिच्छेद से प्रतिपादित किया जा सकता है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, नवीकरणीय ऊर्जा में सफल परिवर्तन के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण है। याद कीजिए वहाँ पर स्वयं कह रहा है। बी, नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन सरल और सुलभ है। क्या कह रहे हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा में सरल है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल आसान है। मतलब सी में कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन केवल प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करेगा, मानव समाज को नहीं। भाई ये मानव को तो छोड़ो, पूरी पृथ्वी को करेगा, सबकी चीख निकालेगा। डी में कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में बुनियादी ढांचे में निवेश एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। अरे भाई, जलवायु परिवर्तन में अगर आपको निवेश करना है और खास तौर पर किस में, रिन्यूएबल एनर्जी में बच्चे आपको निवेश करना है, तो किसके लिए महत्वपूर्ण कारक है ना, और उसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति होना जरूरी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला, मतलब कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा में सफल परिवर्तन के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। अब 2 स्टेटमेंट है। पहला, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यक है। दूसरा, बुनियादी ढांचे में निवेश की कमी नवीकरणीय ऊर्जा की ओर परिवर्तन में एकमात्र बाधा है।
नहीं महोदय, ये एकमात्र बाधा नहीं है, इसके अलावा राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी एक सबसे बड़ी बाधा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सी पूर्व धारणा या पूर्व धारणाएं मान्य हैं? केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, मतलब कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा, केवल ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा समझना, बड़ा अच्छा और सॉलिड क्वेश्चन है, इसको अगर आपने समझ लिया तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें आपने समझ ली। जरा समझेंगे, देखिए 15 मतलब कि 15 नंबर, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कुछ संख्याएं देके रखी हैं, पूर्णांक हैं, ठीक है, जिससे आर प्लस एस प्लस टी प्लस यू प्लस बी प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया है 6561, मतलब कि 6561 है। फिर उन्होंने कहा है -1 का स्क्वायर आर है, प्लस -1 की घात कितनी है एस है, इसी तरीके से -1 की घात टी, फिर -1 की घात u, -1 की घात b, -1 की घात w, प्लस -1 की घात x और -1 की घात y है, और -1 की घात z। अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अब कई स्टूडेंट्स का, ये मैं दावा कर सकता हूँ, कई स्टूडेंट्स का यहाँ पर माइंड क्या है, इसमें माइंड ब्लोइंग हो जाएगा। मुझ कई एक स्टूडेंट्स था, किसी गर्ल्स का था वो, ठीक है, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि स्पेसिफिक जेंडर को बोल रहा हूँ, एक बड़े ही विद्यार्थी अच्छा जीवन, तो उनका क्या था कि एक कमेंट्स था कि सर उन्होंने टेस्ट देखा तो उन्होंने कहा कि सर योर क्लास माइंड ब्लोइंग। मैंने कहा भाई, मैं थोड़ा सा स्माइल पास किया, बट ठीक है, आपको नहीं समझ में आया बच्चे, मैं उसके लिए तत्पर हूँ, ठीक है, मैं कहीं लैग किया हूँ जाकि मैं आपको नहीं समझा सका, परंतु मैं आपको फिर से कोशिश कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझिएगा। देखिएगा कितना कठिन सवाल है, 15 का आप भी अपने स्तर पर आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर चीज़ें आप मुझे लगता है कि कर रहे होंगे अपने आप भी। चलिए आइए जानते हैं। देखो जरा मुझे एक बात बताना तो आप चीज़ें समझेंगे। देखो यहाँ पर कह रहा है कि पूर्णांक है, ठीक है, अधिकतम मान आपको बताना है, ठीक है। देखो मैं कहूँ आपसे कि सर ये जो आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड है, अगर मैं कहूँ इनको, मैं अगर पहले स्टेटमेंट में ऐसे मान लीजिए, तो मैं कहूँ अगर इसको सम ले लेता हूँ तो मैं एक ले सकता हूँ, एक संख्या ना, सम है ना, विषम है। अगर मैं कहूँ दूसरे स्टेटमेंट में मान के कि अगर मैं विषम ले लेता हूँ, मतलब कि ये जो समान है, तो मैं एक ले सकता हूँ, -1 ले सकता हूँ, छोटा संख्या ले सकता हूँ, या कुछ भी मैं ले सकता हूँ जहाँ पर मेरी इच्छा है, ठीक है। मतलब अगर आप देखोगे, अगर मैं इस चीज़ को करूँगा तो मुझे एक नंबर जरूर लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि अगर आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड में अगर सम लेता हूँ तो 1 ले लिया मान लीजिए, अगर आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड में मैं विषम ले लूँ तो कोई भी मैं नंबर ले सकता हूँ। बट मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मान लीजिए अगर मैं कहूँ ये जो नंबर है, इस नंबर में मैंने आर जो ले लिया सर विषम ले लिया, मतलब कि आर मैंने क्या ले लिया है, मैंने आर विषम ले लिया, मतलब कि आर जो है यहाँ पर मैंने -1 ले लिया। मान लो मैंने आर क्या है -1 ले लिया, ठीक है, आर -1 ले लिया और सारी चीज़ें फिर प्लस में ले ली, +1 +1 +1 +1 +1 कितने हो गए जरा समझना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, ऊपर संख्या है, आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर 9 नंबर मुझे लेने हैं, तो 9 नंबर लेने, मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको 9 के 9 नंबर स्पष्ट हो सकें। 9 नंबर लेने ना मुझे, तो मैं आर का जो मान ले रहा हूँ बच्चे ध्यान रखना, आर का मान मैं -1 ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखो -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अब मैंने ले लिए हैं, ठीक है, ये अब मैंने पूरे 9 के 9 ले लिए हैं। अगर जब आप इसको प्लस करोगे, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, माइनस प्लस से एक संख्या कट जाएगी, कट गई। अब मुझे जोड़ के बताओ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। तो आप जब इनको जोड़ोगे तो सारा टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पूछा है कि अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए, तो अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए आपका केवल 7 हो जाएगा। कई बच्चों की मुझे उम्मीद है कि उम्मीद नहीं, मुझे मालूम है कि ये समझ में नहीं आया होगा। बच्चे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, देखिए कि आप एक नंबर ले रहे हैं, मान लीजिए आपने एक नंबर लिया, तो मैंने कहा सर आर एस टी यू बी, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं कहूँ आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मैं कहूँ अगर मान लीजिए सम अगर ले दूँ या फिर इसी का मैं विषम अगर ले लूँ तो क्या हो, मैं कोई भी नंबर ले सकता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर छोड़ दिया, इन्होंने बोला ही नहीं है, बस एक संख्या दे दी है कि 6561 इसका नंबर आया जोड़ के। मैं कहूँ कोई भी नंबर ले सकता हूँ ना मैं, ऐसा थोड़ा ही नहीं है। अगर मैं कहूँ कि माइनस का मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं 1 ही ले लूँ आर का मान, तो मैंने कहा, मैंने इसको निकालने के लिए क्योंकि स्वयं भी करें, तो मैंने कहा कि -1 आर का मान ले लिया,
तो आर का मान -1 लिया तो 1 की पावर अगर आप लगाओगे महोदय यहाँ पर तो क्या हो जाएगा बताइएगा, ये तो इससे कट जाएगा ना, फिर उधर प्लस में जाएगा वो उससे कट जाएगा। और जब आप उसको जोड़ेंगे तो आप अगर इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो माइनस माइनस प्लस होता है, फिर प्लस माइनस प्लस होता है, फिर माइनस माइनस प्लस होता है, तो उस तरीके से जाकर के जब भी आप करोगे तो 7 इसका आंसर आएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चे, इसमें राइट आंसर अगर आप देखोगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कई बच्चे देखो, कभी भी ध्यान रखना, मैं आपको एज ए केवल आपका टेस्ट ही नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ। अगर आप सीखने वाले बिगिनर एस्पिरेंट्स हैं या एडवांस पे भी आप हैं और आपका किसी वजह से सेट की वजह से आपका रुक रहा है, तो मुझे लगता है 10 अगर आपने ये टेस्ट लगा लिए और मैं जो टेस्ट सीरीज चलाऊंगा यूपीएससी के PYQ टेस्ट सीरीज लेकर के आऊँगा, वो अगर मेरे साथ सोल्व कर लिए तो मैं इस चीज़ का विश्वास दिला सकता हूँ आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और आप अपना स्थान निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन बायर ना आपको प्रीलिम्स बल्कि मेंस और उसके साथ साथ अन्य चीज़ें भी आपको उपलब्ध कराएगा। जैसे जैसे परिवार ये बड़ा होता चला जाएगा वैसे वैसे आपको इंटरव्यू का गाइडेंस भी मैं कहूँगा कि किस पर आपको कहाँ आपको अगर मॉक टेस्ट देना है तो कहाँ देना चाहिए। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, कई चीज़ें आपको दूंगा। ठीक है, और बाकायदे सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है, देखिए आइए देखिए 16 नंबर को समझ लेते हैं, बस आप साथ बने रहिएगा बच्चे। 16 नंबर देखिए, पढ़िएगा सवाल को, बड़ा अच्छा सवाल है, ईजी सवाल है, आपको कठिन लगेगा, इजी सवाल है। देखो 5 आयताकार लोहे की चादरें एक के ऊपर एक जुड़ी हुई है। इन 5 लोहे की चादरों को 4 अलग अलग रंगों से, मतलब कि आप देखोगे ब्लू, नीला, ब्लैक, वाइट, इसमें है काला, सफ़ेद, हरे रंग की मदद से रंगा गया है। इन 5 लोहे की चादरों को रंगने के विभिन्न संभावित तरीकों का निर्धारण करें ताकि एक दूसरे के बगल में रखी गई लोहे की चादरों का रंग एक जैसा ना हो। बच्चे अगर आपने 2023 के और 2024 के यूपीएससी का अगर आपने सीसैट का पेपर देखा है तो ये टेस्ट लगभग और लगभग मैं कहूँगा कि 80% से ज़्यादा ये टेस्ट उन्हीं पर बेस है, उन्हीं क्वेश्चंस पर बेस है, उन्हीं अप्रोच पर आधारित है ये पूरा टेस्ट। अब तक मैं जो आपसे चाहे कॉम्प्रहेंशन कर रहा हूँ, चाहे रीजनिंग कर रहा हूँ, मैथ के क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो ये सब के सब उसी पर आधारित है। अगर आपने 2023 और 24 का पेपर भी सोल्व किया है, अपने स्तर पर समझा है, ऑब्जर्व किया है, तो आप इन सब का आंसर दे दोगे। वहाँ पर फ्लैग पूछा था, यहाँ पर ये पूछ लिया क्षण। देखो अब कैसे समझना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपसे कह दिया इन्होंने कि 5 आपको दी गई हैं। ठीक है, यही तो कहा है और तो कुछ नहीं। देखिएगा अब जरा उसी चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा मैं ऊपर यहाँ पर आपको व्हाइट में यहाँ पर थोड़ा ठीक से ऑब्जर्व होगा। देखो 5 बोला है ना, 5 आयताकार लोहे के चादर हैं। देखो बच्चे 1 2 3 4 5 यही है ना, तो यहाँ पर हम इसके सर्किल बना लेते हैं, अलग डिफरेंट रंग ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, देखो जरा समझना, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 और एक ऊपर वाला है, ये 5 है। और रंग कितने दे के रखे हैं हमको, रंग है आपके पास में 4। कितने रंग है बच्चे, 4 रंग है। ठीक है, कौन कौन से रंग हैं हमारे पास में, 4 रंग है। ठीक है, अब 4 रंग तो हैं, कौन कौन से इसको जरा समझो। देखो 4 रंग कौन से हैं, एक है ब्लू, ब्लैक, वाइट और ग्रीन, यही रंग है। मैं कहूँ आपसे महोदय कि जो पहला वाला नंबर है, जो पहली वाली है, अगर मैं कहूँ इसमें चारों रखते हैं तो इसमें 4 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। इसमें 3 रख सकते हैं, 3 कोई से भी रख दो आप कहो ब्लैक और वाइट और ब्लू रख दो। फिर यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि उसने कह दिया ना 2 रंग एक साथ नहीं आने चाहिए। देखो इन्होंने बोला है पुनः 2 बार, इन 5 लोहे की चादरों को रंगने के विभिन्न संभावित तरीकों को निर्धारित करें ताकि एक दूसरे के बगल में रखी गई 2 लोहे की चादरों का रंग एक जैसा ना हो, मतलब समान ना हो। मैंने कहा बिल्कुल नहीं रंगने देंगे। हम कहें आपसे कि भाई यहाँ पर क्या करो, आप कर दो ब्लू, ब्लैक और ग्रीन कर दो। फिर यहाँ पर क्या करो, ब्लू कर दो, ग्रीन कर दो, वाइट कर दो। फिर यहाँ पर क्या करो, ग्रीन कर दो, ब्लैक कर दो, वाइट कर दो। यहाँ पर डिफरेंट हो गया। फिर यहाँ पर क्या कर दो, ब्लैक कर दो, ब्लू कर दो, और कोई सा भी आप वाइट तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ग्रीन कर दो बस। क्योंकि देखो यहाँ पर था हमारा ब्लैक वाइट, ठीक है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो अंतर है, तो यहाँ पर भी कितने हो गए, यहाँ पर चारों कलर आ सकते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3।
तो देखो अब आप इसका क्या करना है, आपको गुणन कर देना है। कैसे? 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितने टाइम है? 4 टाइम, फिर 3। बस आपको कुछ नहीं करना है। 3 तिया 9 इंटू 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यही है। 9 छक्का कितने होते हैं बच्चे बताइएगा? 54, 5, फिर 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 5 कितने होते हैं? 32। तो कितना आ गया? 324। अब देखिए क्या इसमें आंसर है 324? यस बोस, 324 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया है, ठीक है, एक बार पुनः वीडियो को यहाँ से बैक करेगा, देखेगा, ठीक है, और अपने स्तर पर भी अटैम्प्ट लेगा। और 2024 का और 23 का क्वेश्चन भी इसके ऊपर है, फ्लैग वाला, ठीक है, उसको भी अटैम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो यहाँ पर कह रहे हैं 17 नंबर में, अमन के पास पूंजी का 1/3 भाग 1% पर, 1/4 भाग 4% पर तथा शेष भाग 10% साधारण ब्याज दर पर कुछ वर्षों के लिए निवेश किया गया। कितने वर्षों में इन निवेशों से संचयी ब्याज आय उसकी प्रारंभिक पूंजी के बराबर या उससे अधिक होगी? ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए 19 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 22 वर्ष, डी में कह रहे हैं, बताइएगा। देखिए एक एक करके बात करते हैं। पहले में कह रहे हैं 1/3 कितना है? 1% पर। 1/4 कितना है महोदय? 4% पर। और जो रिमाइंडर बचा है शेष, जो भी इसमें बचेगा इन दोनों के अलावा, उसको कह रहे हैं सर 10% पर, ठीक है, यही है। अब देखो इसमें यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, कितने वर्षों में इन निवेशों से संचयी ब्याज आय उसकी प्रारंभिक पूंजी के बराबर हो या उससे अधिक हो, या तो बराबर होगी या अधिक होगी। देखो मैं कहूँ एक ऐसा नंबर लेना है आपको जो 3/4 और 1/4, 1/3 और 3/4, मतलब कि 1/3 और 1/4 दोनों का एलसीएम हो। एलसीएम कौन सी संख्या है सर? 12 होगी, 12 के गुणज हो सकते हैं, 24 होगी, जो भी होगी इसका गुणज होगा, 12 दूनी 24, 36, इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने कहा इसको ले लेते हैं, इट्स क्लियर। तो मैंने ले लिया सर 12, मान लीजिए। अब मैंने कहा यहाँ पर कि अगर मैं कहूँ कि अगर मैंने इसका एलसीएम मान लीजिए इनके गुणज में, तो मैंने वही नंबर ले लिया बच्चे। अब ऊपर लिखा हुआ है सारी चीज़ें, अब मुझे केवल इसको करना है। देखो मैं कहूँ आपसे कि अगर मैंने 12 ले लिया और 12 का 1/3 करा तो कितना हो गया? 3 चौक 12, मतलब कि 4 नंबर आ गया। तो बचा कितना? 8 बचा, ठीक है। फिर 12 का मैंने क्या किया? इसका 1% ही तो निकालेंगे ना हम भाई। इसका कितना निकालोगे? 1% निकालोगे कि नहीं? यही आपको करना पड़ेगा, और तो कुछ नहीं। 12 का 1/4, तो 4 या 12 3, 3 का कितना है? 4/, यही करोगे। फिर उसके बाद शेष कितना बचा? अगर आप 3 इसमें से कम कर दोगे, 4 या 12, और 3 इसमें से कम कर दोगे, बचा कितना, ये आपको बताना है, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, तो 3 आप घटा दो, कितना बचेगा? 9। फिर 9 को आपको 10% पर देना है, तो यहां पर कितना करना है? 0 से 0 कट जाएगा, तो 9/10 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 9, तो 9/10 ही रहेगा। जब आप इसको करोगे बच्चे, जरा समझना, और इसका हो जाएगा 1/25 प्लस, और इसका हो जाएगा 25 चौका 100 और 25 चौका 100 25, तो 3/25 और 1 का हो जाएगा आपका 9/10। ऐसे आप करके लाओगे और तब इसका आंसर आप करोगे, तो इसका आंसर आप निकाल लोगे, ठीक है। नहीं तो एक तरीका ये है, और कुछ यहाँ पर मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है। आप देखो इसको और भी कर सकते हैं, आप अपने स्तर पर भी इसको सोल्व कीजिएगा, ठीक है। देखिए अब इसको और भी तरीका आप कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, इसने बोला है ना, या तो उसके बराबर हो सकता है या उससे अधिक हो सकता है ना। 1 सेकेंड रुकिएगा भाई, सीसैट है ये, इसको जितना आराम से समझोगे इतना ही ठीक है। और मैं ऐसा नहीं हूँ कि अलग से आपके ताई बहुत ज़्यादा ऐसे करके प्रैक्टिस टीप टापी, नहीं, मैं आपके साथ करता हूँ बिल्कुल। मैं उस पर विश्वास रखता हूँ कि बच्चों के साथ करूँ और बच्चे भी उससे सीखें। देखो मैंने कहा 12 इसका एलसीएम ले लिया, 1/3 कहा, 3 चौक 12 मतलब 4, 4% को 1% पर गया, 4 को 1% पर इतना, तो इसका आ गया कितना? 4 पंजे 20, मतलब कि 25, 1/25 इसका आ गया। अब कितना बचा? 4 निकल गया, तो 8 बचा। 8 को अगर हम मैं कहूँ 1/4, तो कितना आ जाएगा? 2 कितने पे जाएगा? 4% पर, है ना। तो परसेंट उड़ा देंगे ये, तो 25, तो हो जाएगा ये आ जाएगा 2/25। कितना गया यहाँ पर? 2, तो यहाँ पर आ गया आपका 6, ठीक है। 6 को अब 10% पे जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 0, ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, ये आपका आ गया नंबर, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, क्या कर देते हैं, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब जरा समझना है, यहीं पर चीज़ें आपको क्या है समझ लेनी है। देखो
1 सेकेंड रुकिएगा, इसको रीच कर लें। यह है आपका 1/25 प्लस 1/25 प्लस 2/25 प्लस 3/5। अगर मैं कहूँ इनका एल्सियम आप लोगे तो कितना आ जाएगा 25। जरा समझना, एल्सियम इसका 25 आ गया, 25 × 25 × 1 1 और 5 पंजे 25, 5 5 या 15। देखो उधर हो गया 5 या 15, ऊपर इसकी गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 5 या 15। इधर का रफ कर देते हैं। ये प्रॉब्लम है बस थोड़ी सी कि मुझे बार बार इरीज करना पड़ता है, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। 5 या 15 देखो उधर एक ही जाएगा, क्योंकि एक की गुणा ऊपर करोगे, इसकी गुणा इधर करोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 प्लस 5 या 15। 15 3 कितना होता है 18। मुझे लगता है कि 18 इसमें नहीं है, परंतु कह रहे हैं कि उसके बराबर या उससे अधिक भी हो सकता है, तो इसके बराबर या उससे अधिक 18 से मतलब कि अगर एक जोड़ेंगे तो 19, मतलब कि आप देखोगे 19 मतलब कि या तो इसके बराबर था या फिर इससे अधिक था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे आपका, इसमें 19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 19 वर्ष था, ठीक है, ये क्या था 19 वर्ष था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें आई होप आपकी क्लियर हो रही होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ये कई बच्चे इस पे चीट होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं बच्चे? कई बच्चे मेरे प्यारे बच्चे इस पे चीट होने वाले हैं, ये मुझे मालूम है। देखिए कैसे, जिस बच्चे ने 2021 22 23 24 ये अगर पेपर सीसैट के सोल्व किए हैं तो वो स्टूडेंट्स इसको आसानी से क्या कर सकेगा, इस क्वेश्चन को टैकल कर सकेगा। आइए कैसे देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि 111 का x है उसकी पावर 4 है, प्लस 111 का x है उसकी पावर 3 है, प्लस 111 का x है उसकी पावर 2 है, x प्लस फिर इतना है फिर इतना है फिर इतना है। विभाज्य है x से, संभावित मान क्या है? अब देखो विभाज्य x से विभाज्य है तो x के संभावित मान कितने ये आपको बताना है। मुझे बताओ कि सर 111 x की पावर 4 है ना, प्लस 111 x की पावर 3 प्लस 111 x की पावर 2 प्लस 111 प्लस 111 आएगा ये, 1 सेकेंड रुकिएगा, प्लस 111x, ठीक है, इससे विभाजित है ना, यही आपसे पूछा है। अब मुझे एक बात बताओ जरा स्टूडेंट, जब आपसे कह रहा है कि विभाजित है किससे सर, ये x से विभाजित है, ये सारी संख्याएं क्या से विभाजित हैं, x से विभाजित हैं, यही कह रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा है। मैं कहूँ अगर इसमें x कॉमन ले लूँ, मैं इसमें अगर x कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा बताओ, x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 111 x की पावर 3 बचा, प्लस 111 x की पावर 2 बचा, प्लस अब देखो 111 x की पावर कितनी बची, 1 बची, मतलब 1x बचा, और प्लस 111x बचा। अगर मैं कहूँ आपसे कि इसको भी अगर x से आप विभाजित करोगे तो टोटली अगर आप इसमें काटोगे तो इतना ही आएगा, कोई दिक्कत, ये समस्या दुख दर्द नहीं। मुझे आप बताओ अगर आप 111 को किस नंबर से विभाजित करोगे, बस मुझे ये बता दो 111 किस नंबर से विभाजित होता है। अगर x का मान ले लूँ तो वो ये सब उससे विभाजित हो जाएंगी, तो x जो है ये 111 किस किस से विभाजित होगा, ये आप देखोगे 4 नंबरों से विभाजित होगा। किससे? एक तो 37 से होगा, पढ़ाई के रूल नहीं, 37 से होगा, उस सब के अलावा 3 से होगा, फिर 111 से ही होगा, और इन सब के अलावा 1 से होगा। तो 4 नंबर हैं जिनसे ये विभाजित हो जाएगा। कितने नंबर हैं? 4, 111 1 3 37, इन सब से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसी कितने संभावित मान हैं आप देखोगे, इसके संभावित मान ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि इसके संभावित मान 4 हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 90, मतलब कि आपका 9वां नंबर, 19 थोड़ी। वॉलीबॉल खेलने वाले 15 विद्यार्थियों में से एक मैच में 6 खिलाड़ियों की एक अंतिम टीम बनाएगी। देखो मतलब कि टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 15 थे। इन 15 में से हमने क्या लिया, 6 की एक टीम बना ली, ठीक है, बनाई जानी है। 6 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी को कप्तान बनाया गया, एक क्या बनेंगे, कैप्टन बनेंगे, ठीक है। कितने बनेंगे, केवल एक कैप्टन बनेंगे, तो 5 क्या रहेंगे, प्लेयर रहेंगे। बनाया जाता है। कप्तान वाली टीम चुनने के संभावित तरीके क्या है, तो आपसे पूछा है अगर आपको कप्तान चुनना है तो उसके संभावित तरीके क्या हो सकते हैं, ये बस आपसे पूछा है, यही आपको बताना है और हम बता देंगे। देखो कैसे, आपसे अगर मैं पूछूं आपने वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला पढ़ा है कॉन्सेप्ट, तो आप इसका आंसर बड़े इजी वे में दे सकते हैं। देखो तो इसका आंसर देने के लिए आपको बड़ा इजी वे में चलना पड़ेगा। जैसे आप कहोगे 15C6, बस 15C6 आप कर देंगे, अब उसमें और कुछ नहीं है। तो आप कहोगे 15, ठीक है, 15 6C, और उन सब के अलावा इसका कितना हो जाएगा 15 6C और
1 सेकेंड रुकिएगा, 15(6c), हाँ 15(6c) आप करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, और कितने ले जाने हैं, देखो यहाँ पे चुने जाने कितने हैं 6 चुने जाने हैं ना, 6 चुने जाने हैं, ठीक है। और इसका आ जाएगा कितना महोदय, ये 6 ऐप, 1 सेकेंड रुकिएगा, 1 सेकेंड रुकिएगा, 1 सेकेंड रुकिएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 15 में से अगर ये जाएगा 6 तो 9 बचेगा, ठीक है, 9 रिमाइंडर। अब ये 6 फैक्टोरियल है, ये 15 फैक्टोरियल है, और ये 9 फैक्टोरियल है, ये 6 है केवल। अब आपको इसको सोल्व करना है तो आप करोगे 15, ठीक है, इंटू 6, ये फैक्टोरियल नहीं है, ये 6 है केवल, लेकिन ये 6 फैक्टोरियल है, यहाँ पर ऐसे जाना पड़ेगा 5 4 3 2 ऐसे, और फिर 9 फैक्टोरियल, ठीक है, ये 9 फैक्टोरियल है। तो यहाँ पर जब आप जाओगे तो 6 से 6 काट दोगे, जब 6 से 6 कट जाएगा, आप मुझे बताओ 6 से आपका 6 कटा, 1 सेकेंड बच्चे कुछ टेक्निकल इशू हुआ है, 1 मिनट रुकिएगा, भी होगी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 1 सेकेंड हो गया, देखिए मैंने कहा 15 इंटू 6 अपॉन, ये 6 फैक्टोरियल था और ये 6 नहीं था, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 5 आपका फैक्टोरियल बच जाएगा, क्योंकि अगर आप इस 6 के काट दोगे ये 6 चला जाएगा, और यहाँ पर आपका फैक्टोरियल कितना है 9 फैक्टोरियल रह जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 15 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल में 15 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर बच्चे क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा आपका, बचेगा कितना अगर मैं कहूँ आपसे, 1 सेकेंड रुकिएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले स्टूडेंट्स इसको बता सकते हैं। अब वहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है कि मैं आपको वो भी फार्मूला बताऊँ, तो थोड़ी सी चीज़ें हो सकती हैं। देखो अब यहाँ पर कितना बचेगा, क्योंकि अगर आप काटोगे तो 15 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा काट पीट के, ठीक है। चलिए तो इसका सी आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे रीजनिंग का, और क्वेश्चन नंबर है 20, और इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। यदि इकोनॉमी को आप लिखते हैं FBPMPLX लिखा जाता है, तो पॉलिटी को किस प्रकार लिखा जाएगा। मैं किसी भी जो स्टूडेंट्स रहे, कॉपीराइट दृष्टि का है, ध्यान रखना, दृष्टि द फाउंडेशन, ठीक है, विजन फाउंडेशन। तो आपको मैं एक यहाँ पर हिंट्स दे रहा हूँ, आई होप आपको ये विजिबल हो रहा है। देखिए हिंट्स क्या दे रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। जो नंबर इन्होंने पूछे हैं उस नंबर पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे मैं इसको करता हूँ, ऐसे भी आप टैकल कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा है कि ECONOMY, अब आपको ऐसे कर देना है। इकोनॉमिक क्या लिख रहे हैं बच्चे यहाँ पर, FBPM, ठीक है, PLX, बस इससे समझ लीजिएगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इससे कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, तो -1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, फिर +15 के बाद में 16 आता है, P आता है, फिर उसके बाद में 14 के माइनस आप हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, फिर यहाँ पर प्लस हो रहा है। बस उसी तरीके से आपको करना है। और कोड आपको याद होने चाहिए, ABCD के बच्चे एकदम आपको कोड बिल्कुल जमा पे होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 26 तक। मैं आपसे पूछूं कि 17 पर क्या आता है तो क्यों, 16 पे क्या आता है P, ऐसे अगर मैं पूछूं आपसे कि 11 पर क्या आता है तो आप कहेंगे K, O पर क्या आता है 15, R पे क्या आता है 18, S पे आता है 19, 23 पे आता है कितना W। ये सब आपको रटे हुए होने चाहिए, एकदम फिक्स माइंड में होने चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस 20 का क्वेश्चन नंबर आप 20 का राइट आंसर मुझे क्या करेंगे, कमेंट्स करेंगे, ठीक है। आज की क्लासेस में प्यारे बच्चे मैं 20 क्वेश्चन ही ले पाऊंगा और मैं एक टेस्ट को 3 क्लास दे पाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, ठीक है। और आप समझ सकते हैं टाइम टेकिंग हो जाएगा, आप उससे मुझे लगता है कि क्लास को स्किप कर देंगे। तो स्टूडेंट्स जितना आपको करवाया है मैंने टेस्ट, अब तक 20 क्वेश्चन करवाए हैं, क्वेश्चन ही नहीं करवाएं, आपको बताया कि कैसे अटेम्प्ट करना है, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर जरूर आप दें कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। ऑप्शन नंबर A B C D जो भी आपका आए, ठीक है। तो इसका मैं 1 मिनट में इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था तरीका, बट आप और भी पैटर्न से जो भी आपको लगे आप अपने स्तर पर भी क्या है क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चे आज की क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मन लगा के पढ़ते रहिएगा, बाय।